आज दुनिया में कोई ना कोई क्राइसिस चल रहा है और हम सब सोच रहे हैं इतना दुख क्यों, इतना पेन क्यों। 10 से 15 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया में एक सुनामी आई थी जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैंने अपनी चैनलिंग सेशन के दौरान स्पिरिट से पूछा था कि क्या ये सुनामी उनके प्री बर्थ प्लान का हिस्सा थी, और मुझे जो जवाब मिला वो ये था कि क्या आप भी जानना चाहते हैं इसका डीपर मीनिंग क्या है? तो आज द पीएमसी शो में हमारे बीच है रॉबर्ट श्वार्ट्ज, जिन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय बिताया है, रिसर्च किया है सोल विजडम पर। अर्थ एक ऐसी जगह है जहां लिमिटेशन और सफरिंग का अनुभव होता है। जो सोल्स अर्थ पर आती है उन्हें अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो बहुत एम्बिशियस होती है। उनका पर्पस होता है तेजी से सीखना, बढ़ना और इवॉल्व करना। हम सब अपना प्री बर्थ प्लानिंग कुछ एडवांस बीइंग्स के साथ मिलकर करते हैं। हर एक सोल के पास कम से कम एक और आमतौर पर कई स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जिनमें से कुछ काफ़ी एडवांस्ड होते हैं। मेरी लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट्स आए जब मैंने अपने स्पिरिट गाइड की आवाज़ सुनी। उनके तीनों बुक्स ने मुझे बहुत बहुत इंस्पायर किया है स्पिरिचुअल साइंस में और डीपर जानने के लिए। तो आइए स्वागत करते हैं रॉबर्ट श्वार्ट्ज को पीएमसी हिंदी चैनल पर। वेलकम रॉबर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी आर सो ग्रेटफुल दैट यू आर हियर फॉर द सेकंड टाइम ऑन पब्लिक रिक्वेस्ट। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। तो रॉब, मेरा पहला सवाल है कि आपने 3 बुक्स लिखे हैं। सबसे पहले योर सोल्स प्लान, फिर योर सोल्स गिफ्ट और फिर योर सोल्स लव। तो ये तीनों बुक्स लिखते हुए आपका जो सोल का अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे डेवलप हुआ? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। जब मैं अपनी तीनों बुक्स लिख रहा था, और सोल्स प्लान, सोल्स गिफ्ट और सोल्स लव, तब मुझे लगता था कि जो मैं लिख रहा हूँ यानी सोल लेवल प्री बर्थ प्लानिंग वही अल्टीमेट रियलिटी है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी थर्ड बुक सोल्स लव पब्लिश होने के कई साल बाद मैंने एक बहुत ही गहरा नॉन डुअल एक्सपीरियंस फील किया। और जैसे आपके इंडिया में बहुत बड़े नॉन डुअल टीचर्स रहे हैं, जैसे रमण महर्षि और भी कई महान गुरु, तो मुझे भी एक एक्सपीरियंस हुआ जहां मैंने फील किया कि यूनिवर्स और मैं दोनों एक ही थे। सब कुछ नॉन डुअल एक ही रूप में था, और तब से मैं नॉन डुअल पाथ पर हूँ। इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये समझाया कि जो सोल प्लानिंग हम जाम लेने से पहले करते हैं वो एक सटल शेप है, एक सूक्ष्म रूप है जो सेल्फ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ सेल्फ से मेरा मतलब है कैपिटल एस वाला सेल्फ, जो एक ऐसी एक ही एग्जिस्टेंस या एक ही बीइंग है जो अनंत काल तक मौजूद रहता है। हम सब जो इस शरीर में अलग अलग पर्सनालिटीज लगते हैं, असल में उसी एक इन्फिनिट सेल्फ के पार्ट हैं। जब मुझे ये नॉन डुअल एक्सपीरियंस हुआ उस दौरान मैंने महसूस किया कि एक ज़बरदस्त एनर्जी मेरे ऊपर से आई, मेरे क्राउन चक्र के थ्रू मेरी बॉडी में एंटर हुई और मेरी फिजिकल बॉडी के आसपास की सभी इथेरिक बॉडीज में फैल गई। मुझे पता था कि ये मेरी सोल की एनर्जी है। वो एनर्जी बहुत ही डीप और पावरफुल थी, ऐसी पावर जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बहुत परे है। साथ ही ये एनर्जी बहुत स्थिर थी, एक ऐसी शांति जो ह्यूमन लेवल पर समझी नहीं जा सकती। और जैसे मैंने पहले कहा, मेरी समझ के अनुसार हर किसी की सोल असल में एक सूक्ष्म रूप या आकार है जो इन्फिनिट सेल्फ के अंदर प्रकट होती है। तो उस दिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा माइंड उसे मेरी सोल की एनर्जी समझ रहा था, और वो थी भी, लेकिन उससे भी ज़्यादा। वो एनर्जी वास्तव में इन्फिनिट सेल्फ की एनर्जी थी। वो एक ऐसी सुप्रीम बीइंग है जो पूरी इन्फिनिटी में हर जगह एग्जिस्ट करती है, और असल में हम सब वही है। तो यही मेरी एवोल्यूशन रही है। आज मैं प्री बर्थ प्लानिंग को अल्टीमेट रियलिटी नहीं मानता, बल्कि उसे एक सूक्ष्म रूप में देखता हूँ जो एक और भी बड़ी अल्टीमेट रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है। वाओ! तो जैसे आपने नॉन ड्यूअल एक्सपीरियंस के बारे में बात की, व्हिच इज़ वननेस, यू एक्सपीरियंस्ड वननेस। तो मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ कि हाउ डिड यू एक्सपीरियंस इट? व्हाट वाज़ हैपनिंग एट दैट टाइम? और आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी है, आप कैसे दुनिया को देखते हो, वो कैसे बदला? ये सब कुछ बिना किसी वार्निंग या अनाउंसमेंट के हुआ। मैं बस एक सुबह बाहर बैठा था, सनराइज देख रहा था, और अचानक एक जबरदस्त एनर्जी मेरे ऊपर से आई जो मेरे क्राउन चक्रा के थ्रू मेरे सर के बीच से गुजरी और मेरी पूरी फिजिकल बॉडी को भर दिया। सिर्फ बॉडी ही नहीं, बल्कि मेरे आसपास के पूरे स्पेस को भी उस एनर्जी ने फिल कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया, ये एनर्जी बहुत पावरफुल थी और बहुत स्थिर भी।
ऐसी पावर जैसा मैंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, या कहूँ मेरे माइंड ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, और ऐसी शांति जो माइंड ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये एक्सपीरियंस करीब 3 घंटे तक चला, और उस दौरान मुझे दो नोइंग मिली। पहली, कि सब कुछ हमेशा ठीक, चाहे सरफेस पर ऐसा ना लगे। और दूसरी नोइंग ये थी कि मैं अविनाशी हूँ, ये ऊर्जा जो मैं हूँ और जिसका मैं उस समय अनुभव कर रहा था वह अजेय है। इसे किसी के भी द्वारा या किसी भी चीज़ से किसी भी तरह से चोट नहीं पहुँचाई जा सकती। और यह केवल एक वैचारिक या बौद्धिक ज्ञान नहीं था, ये वास्तव में एक अनुभव था, एक रियलाइज़ेशन था। ये एक्सपीरियंस था इन्फिनिट सेल्फ का, शायद वैसे ही जैसे रमण महर्षि, बुद्ध, यीशु और भी महान नॉन ड्यूअल टीचर्स ने एक्सपीरियंस किया होगा। वो लोग तो लगातार नॉन ड्यूअल अवेयरनेस की स्टेट में जीते थे। मुझे लगता है कि अब ह्यूमैनिटी धीरे-धीरे अद्वैत वास्तविकता के लिए जागरूक हो रही है। कुछ लोगों को मेरे जैसे ये एक्सपीरियंस कुछ घंटे के लिए मिलता है, फिर हम वापस अपने आप को एक सेपरेट पर्सनैलिटी के रूप में महसूस करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगी, सब लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस करना शुरू कर देंगे, और एक दिन सब परमानेंट नॉन ड्यूअल अवेयरनेस में जीने लगेंगे। तब आप और मैं और इस बातचीत को सुनने वाला हर कोई अपने आप को एक दूसरे से अलग नहीं समझेंगे। हमें यह प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि हम सभी केवल एक ही सत्ता हैं, यानी एक ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। आप कह सकते हो कि हर एक बॉडी माइंड ईश्वर के शरीर में एक सेल की तरह है, और यही हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होगा। वननेस का फीलिंग रियली लिबरेटिंग है, यानी कि आप और मैं अलग नहीं है। दैट फीलिंग रियली सो अमेजिंग, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जो वननेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देर इज नो डिफरेंस, देर इज नो सेपरेटिज्म। आप और मैं अलग नहीं है, द्वैत अलग है, अद्वैत यानी वननेस इज ब्यूटिफुल। तो आगे बढ़ते हैं, मैं जानना चाहती हूँ आत्मा के बारे में, क्योंकि कई केसेस हमने सुने हैं ऐसे लोग जो जिनकी फैमिली एक एक्सीडेंट में पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, कोई भी बचता नहीं। और ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे बच जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे एक पूरे फ्रेंड का सर्कल जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे, डिवोर्सेस हो रहे हैं, इतने सारे डिफरेंट केसेस सुनने को मिलते हैं। एक सोल का खुद का प्लान होता है, लेकिन क्या सोल्स ग्रुप में भी प्लान करके आती है? हाँ, सोल्स ग्रुप्स में प्लानिंग करती है। इसे सोल ग्रुप कहा जाता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ सोल्स, यूजुअली 25 से 75 सोल्स तक, जो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होती है अपने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के। दूसरे शब्दों में उनका वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी लगभग एक जैसा होता है। बर्थ से पहले जो प्लानिंग होती है वो ज़्यादातर या कभी-कभी सिर्फ अपने सोल ग्रुप के सदस्यों के साथ होती है, और सब एक दूसरे के लिए अलग-अलग रोल्स प्ले करते हैं। कभी माँ-बेटी, कभी पिता-बेटा, कभी भाई-बहन, कभी लवर्स, कभी टीचर-स्टूडेंट, दुश्मन, या कभी मर्डरर और विक्टिम तक। सोल इन रोल्स को जज नहीं करती, उसके लिए ये सब सिर्फ एक स्टेज के कैरेक्टर्स होते हैं, जिनकी स्क्रिप्ट हमने खुद लिखी होती है अपने जन्म से पहले। असल में हम वो रियल कैरेक्टर नहीं है, हम एक्टर या एक्ट्रेस है जो उस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं इस लाइफ में। बस प्रॉब्लम ये होती है कि बर्थ के बाद हम अमनीशिया में होते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये सारी प्लानिंग सोल ग्रुप के साथ मिलके होती है, और इसमें नेशंस और उनके कलेक्टिव कर्मा को भी इंक्लूड किया जाता है। ये सब मिलकर बनता है हमारा प्री इनकारनेशन प्लान, यानी जन्म लेने से पहले का पूरा ब्लूप्रिंट। तो जैसे महामारी होती है, बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं दुनिया में, क्या ये भी पार्ट ऑफ सोल प्लान है? क्या एक आत्मा चुन के आती है कि इस सिचुएशन का पार्ट बनेगी? मैं इस सवाल का जवाब एक खास घटना से देना चाहता हूँ। एक सुनामी जो साउथ ईस्ट एशिया में आई थी। मुझे याद नहीं कि वो किस साल आई थी, शायद 10 से 15 साल पहले। लेकिन आपको याद होगा कि एक बड़ी सुनामी आई थी जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैंने अपनी चैनलिंग सेशन के दौरान स्पिरिट से पूछा था कि क्या ये सुनामी उनके प्री बर्थ प्लान का हिस्सा थी, और मुझे जो जवाब मिला वो ये था कि वो 1 लाख सोल्स ने जन्म लेने से पहले ही ये डिसाइड किया था कि उन्हें धरती को एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन तक पहुंचाना है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर,
और अगर लगता है कि अर्थ उस वाइब्रेशन तक नहीं पहुंच रही, तो वो एक बड़े नेचुरल डिजास्टर में अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि उस डिजास्टर के बाद दुनिया की सभी सरकारें अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होकर साउथ ईस्ट एशिया के लिए मदद भेजेंगे। और आपको याद होगा एग्जैक्टली वही हुआ। सभी देश एक साथ आए और पूरे वर्ल्ड ने मिलकर सहायता की और पूरी दुनिया में प्रेम, दया और करुणा की लहर फैल गई और धरती की वाइब्रेशन को अपलिफ्ट कर दिया। तो उन 1 लाख सोल्स ने वही किया जिसके लिए वो आए थे। हमारे नज़रिए से वो एक ट्रेजेडी लगती है और सरफेस लेवल पर वो है भी। लेकिन अगर आप प्री बर्थ प्लान के पर्सपेक्टिव से देखो, तो वो एक गिफ्ट थी, एक ब्लेसिंग थी पूरे प्लैनेट के लिए। तो मेरा अगला सवाल है, जब हम सोल प्लान करते हैं, क्योंकि सोल प्लानिंग एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है एक आत्मा के लिए। जब वो धरती पर आती है, यानी कि कौन उनके आसपास रहेंगे, क्या लर्निंग्स रहेंगी, क्या लेसन्स रहेंगे। इस टाइम पर जब एक आत्मा प्री बर्थ के टाइम पर प्लान करती है, कौन-कौन रहता है उसके आसपास इस प्लानिंग के दौरान, ताकि वो राइट डिसीजंस ले सके, ताकि वो लर्निंग जो है क्वांटम लेवल पर हो सके? मेरी समझ के हिसाब से हम सब अपना प्री बर्थ प्लानिंग कुछ एडवांस्ड बीइंग्स के साथ मिलकर करते हैं। उनमें से एक है गॉड। इसके अलावा कुछ असेंडेड मास्टर्स होते हैं जो अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं। जो भी असेंडेड मास्टर्स आपको ओवरलाइट करते हैं, मतलब जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को गाइड कर रहे होते हैं, वो भी आपके प्री बर्थ प्लान का एक हिस्सा होते हैं। एंजल्स और डार्क एंजल्स भी कभी कभी इस प्रोसेस का पार्ट होते हैं। गार्डियन एंजल्स तो हमेशा होते ही हैं क्योंकि उनका रोल होता है आपके भौतिक शरीर को जिंदा रखना जब तक आप इस जन्म में हो। हर एक सोल के पास कम से कम एक, और आमतौर पर कई स्पिरिट गाइड्स होते हैं जिनमें से कुछ काफ़ी एडवांस्ड होते हैं। और सभी सोल्स के पास एक एल्डर्स की काउंसिल यानी बुजुर्गों की परिषद होती है जो उनके सोल एवोल्यूशन की देखरेख करती है। इसी काउंसिल से हम बिटवीन लाइव्स सोल रिग्रेशन हिप्नोसिस के दौरान बात करते हैं। ये एक टेक्निक है जिसमें लोग अपनी सोल जर्नी के बीच के फेज तक जाकर अपनी काउंसिल से सवाल कर सकते हैं। वहाँ वो अपने प्री बर्थ प्लान के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। ये काउंसिल के मेंबर्स इतने ज्यादा इवॉल्व्ड होते हैं कि उनका कॉन्शियसनेस लेवल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बहुत परे होता है। जब तक हम शरीर में हैं, हम उनकी एवोल्यूशन को पूरी तरह समझ नहीं सकते, लेकिन बिटवीन लाइफ रिग्रेशन के दौरान हम उनसे बात कर सकते हैं, अपने इस जन्म के पर्पस और प्लान्स के बारे में सवाल कर सकते हैं। तो आपके सवाल का सीधा जवाब है हाँ, ये सब एडवांस्ड बीइंग्स हमारे प्री बर्थ प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। लेकिन एक सवाल आई एम श्योर जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स को भी ये सवाल होगा, मेरे मन में भी ये सवाल है, क्या ये पॉसिबल है कि हम अहंकार में जी रहे हैं? मे बी हम समझे ही नहीं सोल प्लान को, या बहुत सारा ग्रीड है क्योंकि बहुत सारा मटेरियलिज्म है दुनिया में, रोटी कपड़ा मकान, और जायदाद पैसे सब कुछ है। तो कैसे पता चलेगा कि मैं एक्चुअली सोल प्लान में चल रही हूँ, जा रही हूँ, और एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर द प्लान? कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके हैं ये समझने के लिए कि क्या हम अपनी सोल प्लान के अकॉर्डिंग जी रहे हैं या नहीं। पहला साइन है एक्साइटमेंट और जॉय। जब आप किसी चीज को करते हुए जेन्युइनली एक्साइटेड या खुश महसूस करते हो, तो समझ लो ये आपकी सोल का डायरेक्ट सिग्नल है। या आपकी सोल कह रही होती है, यस, यही तुम्हारा रास्ता है, इसी दिशा में आगे बढ़ो। जो भी काम आपको अंदर से खुशी देता है, वो आपके प्री बर्थ प्लान का एक हिस्सा होता है। दूसरा साइन है टाइम डिस्टॉर्शन। मतलब जब आप किसी एक्टिविटी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता। आपको लगता है बस 10 मिनट हुए हैं, लेकिन क्लॉक देखो तो 2 या 5 घंटे बीत चुके होते हैं। ये होता है टाइम डिस्टॉर्शन, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि वो एक्टिविटी आपकी सोल जर्नी से जुड़ी हुई है। आप उसमें इतने इमर्स्ड हो जाते हो क्योंकि वो चीज आपके सोल के लिए डीपली मीनिंगफुल होती है। जो एक्टिविटी आपको टाइम भुला दे, वही आपकी सोल प्लान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। कुछ ऐसा जो आपने अपनी इंकारनेशन से पहले सीखने, जीने और एक्सप्लोर करने के लिए चूज किया था। बहुत सारे लोग हैं जो अपने सोल के पाथ से अलाइन नहीं हैं। कैसे अपने सोल प्लान के अकॉर्डिंग वो अलाइन हो सकते हैं?
अपनी सोल प्लान के साथ अलाइन होने का सबसे सिंपल तरीका है अपनी एक्साइटमेंट और जॉय को फॉलो करना। जो चीज आपको अंदर से खुशी, एक्साइटमेंट या सुकून देती है, वही आपके सोल का सिग्नल है कि हाँ, यही रास्ता सही है। और जैसे मैंने पहले कहा था, वो एक्टिविटीज जिसमें आपको टाइम का होश नहीं रहता, वो भी आपके सोल प्लान का हिस्सा होती है। ये ज़रूरी नहीं कि ये सब आपके काम या प्रोफेशन में हो। अगर आपको अपने काम में खुशी मिलता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी मिलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद आपका जॉब सिर्फ एक मीडियम है पैसे कमाने के लिए, ताकि आप अपनी सोल प्लान को लाइफ के दूसरे एरियाज में पूरा कर सको। एक और पावरफुल एक्सरसाइज है, अपने आप से सवाल पूछो, जब मेरी लाइफ रिव्यू होगी इस जन्म के बाद, क्या मैं उसे देखकर खुश होंगी कि मैंने अपना समय कैसे बिताया? इस मोमेंट में दिल से महसूस करो, क्या तुमने अपनी एनर्जी उन चीज़ों में लगाई जो सही मायने में ज़रूरी थी? क्योंकि जब हम फिजिकल बॉडी छोड़ देते हैं, तब पैसा, पोजीशन, स्टेटस या अहंकारी इच्छाएं मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है वो है हमने अपनी एनर्जी किस तरह यूज़ की। आपको इस बात की परवाह नहीं होगी कि आपने कितना पैसा कमाया, लेकिन आप इस बात की बहुत परवाह करेंगे कि आपने उस पैसे का क्या किया और क्या आपने उसका उपयोग दूसरे लोगों की मदद के लिए किया। आपको इस बात की परवाह नहीं होगी कि आपकी सामाजिक हैसियत कितनी थी, लेकिन आप इस बात की परवाह करेंगे कि क्या आपने अपनी हैसियत का उपयोग दूसरे लोगों की मदद के लिए किया। आप इस बात की बहुत बहुत अधिक परवाह करेंगे कि आप अपनी लाइफ में कितने लविंग पर्सन थे। इसलिए जब भी कोई डिसीजन लेना हो, छोटा या बड़ा, बस एक सवाल पूछो, व्हाट वुड लव विद अ कैपिटल एल डू नाउ? और जो जवाब आए वही करो। हर दिन, हर मोमेंट, हर साल। अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहे तो जब आप अपनी लाइफ रिव्यू करोगे, आप देखोगे कि आपने प्यार के हजारों मोमेंट्स एक माला के मोतियों की तरह जोड़ लिए हैं, चमकते हुए, रोशन और डिवाइन। और अगर आपने अपनी जिंदगी सबसे लविंग तरीके से जी तो आप अपनी लाइफ रिव्यू में बहुत बहुत खुश होंगे। वंडरफुल। बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे होंगे and मस्ट बी वंडरिंग कि मैं भी अपना सोल प्लान जानना चाहता हूँ। तो रॉब, आपने जो टूल का इस्तेमाल किया वो रिग्रेशन था। आई एम श्योर बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन पहला टूल जैसे मैं जानती हूँ बुक के द्वारा आपने रिग्रेशन का इस्तेमाल किया, विच इज़ आपने लोगों को एक ट्रांस में लेकर गए, हिप्नोटिक स्टेट में लेकर गए और अनकवर किए ये सारे मेमोरीज जो उनके थे जब उन्होंने अपना प्लान किया। लेकिन और क्या टूल्स हो सकते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम अपने सोल प्लान को जान सके, ताकि हम उस पर चल सके? उसके बारे में जानना चाहूँगी। बहुत सारे सरप्राइजिंग तरीके हैं जिनसे हम अपने सोल प्लान के बारे में क्लैरिटी, इंसाइट ले सकते हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल टूल है मेडिटेशन। अपनी मेडिटेशन के बिगिनिंग में एक क्लियर इंटेंशन सेट करो, मुझे अपने सोल प्लान के बारे में गाइडेंस मिले। ज़रूरी नहीं कि मेडिटेशन के दौरान आपको कोई एंजल्स, मास्टर्स या स्पिरिट गाइड्स की वॉइस सुनाई दे। कभी कभी बस जब माइंड शांत होता है तो आपकी सोल टीम उस समय कुछ सीड्स प्लांट कर देती है, जो कुछ दिन, हफ्तों या महीनों बाद क्लैरिटी के फॉर्म में आपके सामने आते हैं। आपको तब शायद याद भी नहीं होता कि ये गाइडेंस मेडिटेशन से स्टार्ट हुई थी, पर असल में वही से आती है। इसलिए मेडिटेशन नंबर वन टूल है। दूसरा तरीका है ऑटोमेटिक राइटिंग, एक सिंपल फॉर्म ऑफ चैनलिंग जिसे कोई भी सीख सकता है। बस अपने आप को रिलैक्स करके लिखना शुरू करो और क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज माय सोल प्लान? थोड़ा प्रैक्टिस के बाद लिखते लिखते कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस आने लगते हैं, जो कॉन्शियसली नहीं बल्कि हायर गाइडेंस से आते हैं। फिर एक और प्राचीन भारतीय विधि है नाड़ी, लीफ रीडिंग। जैसे कि मैंने सुना है, भारत में ऐसे सेंटर्स है जहां हर इंसान के लिए एक नाड़ी लीफ होती है, जिसमें उसका प्री बर्थ प्लान लिखा होता है। ये लीव्स ट्रेंड रीडर्स के थ्रू इंटरप्रेट की जाती है और वो बता सकते हैं कि आपका सोल प्लान क्या था। ये भी एक ब्यूटीफुल और एंशंट वे है अपने सोल के ब्लूप्रिंट को समझने का। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आप कर सकते हो,
एक चैनल्ड लिटरेचर का बॉडी है जिसे माइकल सिस्टम कहा जाता है। यहाँ माइकल से मतलब आर्कएंजल माइकल नहीं है, बल्कि एक ग्रुप कॉन्शियसनेस या कलेक्टिव एनर्जी से है, जिन्होंने लाइफ प्लान्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन चैनल की है, खासकर सोल एज और सोल आर्किटाइप के बेसिस पर। अगर आप माइकल सिस्टम को गूगल करोगे तो आपको इस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह एक और चैनलिंग फ्रेमवर्क है जिसे ह्यूमन डिज़ाइन सिस्टम कहा जाता है। ये डायरेक्टली प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में नहीं है, लेकिन इससे क्लोजली कनेक्टेड है। ये बताता है कि आपका डिज़ाइन, आपका पर्पस और आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपके हायर ब्लूप्रिंट के हिसाब से कैसे अलाइंड है। और ह्यूमन डिज़ाइन सिस्टम का एक एडवांस्ड वर्जन भी है जिसे जीन कीज कहा जाता है। ये और भी डेप्थ में जाकर आपके लाइफ प्लान और सोल एवोल्यूशन के पैटर्न समझाता है। और जैसे हमने पहले भी मेंशन किया था, हिप्नोसिस और रिग्रेशन वर्क, ये दोनों टूल्स भी बहुत ही पावरफुल होते हैं अपने सोल प्लान के डीपर लेयर्स तक पहुंचने के लिए। तो जब भी कोई आत्मा जन्म लेती है, क्या वो केवल धरती पर ही जन्म लेती है या दूसरे प्लैनेट या दूसरे स्टार सिस्टम्स में भी जन्म लेती है? ये मैं जानना चाहूँगी। सोल सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती है, इसीलिए हम सिर्फ एक ही प्लैनेट पर नहीं, बल्कि कई अलग-अलग फिजिकल प्लैनेट्स पर जन्म लेते हैं। और सिर्फ फिजिकल ही नहीं, बल्कि कई नॉन फिजिकल डायमेंशंस में भी जीते हैं, जहां हम इमोशंस, कलर्स या साउंड के थ्रू एग्जिस्टेंस का अनुभव करते हैं। हर डायमेंशन एक अलग लर्निंग स्पेस है जहां सोल अपने अनुभव बढ़ाती है। मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूं। मेरी वाइफ को अपने कुछ पास्ट लाइव्स याद है जो उन्होंने दूसरे प्लैनेट्स पर जिए थे। उनमें से एक उनका फेवरेट लाइफ है जिसे वो कहती है सीवीड ऑफ लाइट लाइफ टाइम। उस प्लैनेट पर जो बीइंग्स थे वो रोशनी के बीम जैसे दिखते थे, जैसे लाइट के लंबे पिलर्स जो प्लैनेट के सरफेस में एंकर्ड थे। उनके पास कोई जिम्मेदारी या काम नहीं था, कुछ करना नहीं पड़ता था, सिर्फ एक हल्का सा जेंटल मूवमेंट था, जैसे हवा में या पानी में सीवीड धीरे धीरे हिलती हैं। वो बस थे, कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ अपने होने का आनंद ले रहे थे। उनका पूरा एग्जिस्टेंस एक शांति और सुकून भरा अनुभव था। मेरी वाइफ कहती है कि उनका वो जन्म सीवीड ऑफ लाइट के रूप में बहुत ही सुखद और पीसफुल था, सिर्फ होना और उस होने को महसूस करना। तो मेरा अगला सवाल है कि हम ये जो बीइंग्स है, ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स है, ये जो हायर बीइंग्स है, इनके साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज़ इन आवर मटेरियल रियलिटी हम केवल ह्यूमन्स को ही देखते हैं। लेकिन ये बीइंग्स हैं, दीज़ आर द बीइंग्स जो हमें गाइड करते हैं। इन बीइंग्स के साथ हम डेली लाइफ में कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? ये मैं जानना चाहूँगी। हायर डिमेंशनल बीइंग्स हमसे डायरेक्टली दिमाग के जरिए बात करते हैं। कुछ लोगों के पास ये स्पेशल गिफ्ट होता है कि वो उनकी बातें अपने मन में क्लियरली सुन सकते हैं, जैसे कोई उनके थॉट्स के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर रहा हो। और कई बार वो ये भी पहचान लेते हैं कि सामने वाला बीइंग कौन है। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि वो बीइंग्स हमसे बात नहीं करते, वो फिर भी करते हैं, बस सब्टल तरीके से। कभी कभी आपके दिमाग में कोई बहुत ही लविंग, वाइज या इंसाइटफुल थॉट आता है जो आपको लगता है कि आपका खुद का आइडिया है, लेकिन असल में वो एक हायर डायमेंशनल बीइंग की तरफ से होता है। कई बार उनके दिए हुए ये थॉट्स तुरंत मैनिफेस्ट हो जाते हैं और कभी कभी वो एक बीज की तरह हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं जो समय के साथ ग्रो करते हैं। दूसरी चीज जो ये बीइंग्स करते हैं उसे हम एनर्जेटिक गिफ्ट्स कह सकते हैं। अगर आपको किसी खास पर्पस के लिए एनर्जी चाहिए तो वो आपके ऑरिक फील्ड में वो एनर्जी डाल देते हैं। जब आप स्पिरिचुअली या एनर्जेटिकली रेडी होते हो तब वो एनर्जी आपके कॉन्शियसनेस में फ्लो कर जाती है। अगर आप रेडी नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एनर्जी वही आपके फील्ड में रहती है जब तक आप उसे रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो जाते। ये भी एक बहुत कॉमन तरीका है जिससे हायर डायमेंशनल बीइंग्स हमारी हेल्प करते हैं। रॉब, आप इतना मेडिटेट करते हो अपनी डेली लाइफ में, ये प्रैक्टिस को जारी रखते हो। आपने भी कई बीइंग्स के साथ कनेक्ट किया होगा। ये मैं जानना चाहूँगी योर पर्सनल एक्सपीरियंस। व्हाट वर दोज़ बीइंग्स? हू वर दोज़ बीइंग्स? क्या मैसेज थे उनके और आपने क्या सीखा उनसे?
मेरी लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट्स आए जब मैंने अपने स्पिरिट गाइड की आवाज सुनी। पहली बार ये लगभग 30 साल पहले हुआ था, जब मैंने अपनी आध्यात्मिक अवेकनिंग की जर्नी शुरू ही कर रहा था। मुझे एक हल्की सी फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, आपको पूछना होगा। तब मुझे समझ आया कि जब हमें अपने गाइड से मदद चाहिए होती है तो हमें खुद पूछना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी फ्री विल में इंटरफियर नहीं कर सकते। हर इंसान को अपने गाइड से हेल्प मांगनी पड़ती है, बिना उसके वो कुछ नहीं करते। ये मेरे लिए एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल एक्सपीरियंस था। ऐसे और भी छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ सालों में होते रहे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा इटीज से रिलेटेड। कुछ साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक कॉन्फ्रेंस में गेस्ट स्पीकर था। होटल के आधे हिस्से में हमारा कॉन्फ्रेंस चल रहा था और दूसरे आधे में एक ईटी कॉन्फ्रेंस। लंच ब्रेक के टाइम मैं बाहर निकला तो देखा कि ईटी कॉन्फ्रेंस के सब लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, उंगली से पॉइंट कर रहे थे। मैं उनके पास गया और पूछा, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, देखिए आसमान में ईटी स्पेस क्राफ्ट्स है। जब मैंने देखा तो सच में आसमान में कुछ छोटी छोटी रोशनी के पॉइंट्स तेज गति से क्रॉस कर रहे थे, ऐसे जैसे कुछ सेकंड्स में हजारों माइल्स कवर कर रहे हो। मुझे लगा वो लोग जानते थे कि यहाँ ईटी कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसलिए उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को एक गिफ्ट दिया, अपनी प्रेजेंस दिखाकर। मैं बस उस वक्त वहाँ मौजूद था, इसलिए मुझे भी वो मोमेंट देखने का मौका मिला। उनके मूवमेंट इतने तेज और उन्नेचुरल थे, कभी अचानक रुक जाते, फिर एकदम से उल्टे एंगल में निकल जाते। कोई इंसानों द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट ऐसा कर ही नहीं सकता था। ईटी से वापस अर्थ पर आते हैं। अर्थ जिसे जाना जाता है लॉर्ड ऑफ पेन एंड सफरिंग के लिए, एक आत्मा क्यों चुनती है अर्थ पर आने के लिए, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। धरती एक ऐसी जगह है जहां दुख और सीमाएं बहुत ज्यादा महसूस होती हैं, या कह सकते हैं परसेप्ट लिमिटेशंस। मतलब ये सब परसेप्शन पर निर्भर करता है। मैं इसे कहता हूं लर्निंग थ्रू ऑपोजिट्स लाइफ प्लान। मतलब जन्म लेने से पहले ही हम अपनी लाइफ का प्लान बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें क्या सीखना है, लेकिन सीखने के लिए हम उसी चीज का उल्टा एक्सपीरियंस प्लान करते हैं। जैसे अगर किसी सोल का इंटेंशन हो कि उसे करुणा यानी कंपैशन सीखना है, तो वो ऐसे परिवार में जन्म लेने का प्लान करेगी जहां उसके साथ कंपैशन ना हो। मतलब उसके साथ हर्ष बिहेवियर हो, अंडरस्टैंडिंग ना मिले, और वो व्यक्ति बाहर की दुनिया में करुणा ना मिलने पर भीतर से सेल्फ कंपैशन डेवलप करे। और जब वो अपने अंदर से करुणा पैदा करता है, तो उस प्री बर्थ प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जहां वो अपने सेल्फ कंपैशन को दुनिया की सेवा में बदल देता है। इस तरह हम अपनी लाइफ में वही सीखते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन उसका ऑपोजिट एक्सपीरियंस लेकर। और ये तरीका बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन भी देता है और मौका भी अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करने का जिसे हमने सीखने के लिए ये लाइफ चूज की है। तो जब एक आत्मा अपने सोल प्लान के साथ धरती पर आती है, क्यों यहाँ पे आकर सब कुछ भूल जाती है? इसका पर्पस क्या है? और अगर याद रखना है, याद करना है कि मेरा प्लान क्या है, ये कैसे हो पाएगा? ये मैं जानना चाहूंगी। दरअसल युगों युगों तक लोग शरीर में रहते हुए अपने प्री बर्थ प्लान को याद नहीं रख पाते थे, और ये जानबूझकर किया गया था। ये सोल के प्लान का ही पार्ट था, एक इंटेंशनल एमनीसिया। इसे भूलने का पर्पस ये था कि अर्थ का एक्सपीरियंस हमें रियल लगे, इंटेंस लगे। क्योंकि जब कुछ बहुत रियल और सीरियस लगता है, तब हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करते हैं, और ये ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस ही धरती की स्कूल ऑफ लर्निंग का पार्ट है। यहाँ हम सीखते हैं कैसे इन इमोशंस के साथ स्किलफुली डील करना है। अगर हमें जन्म से ही याद होता कि हम इटर्नल सोल्स हैं और ये शरीर सिर्फ एक कैरेक्टर है जो कि टेम्पररी रोल प्ले कर रहा है, तो लाइफ इतनी इंटेंस नहीं लगती। फिर हम दुख, खुशी, फियर, कंपैशन, इन सब इमोशन से सीखने का मौका भी खो देते। लेकिन अब जो समय चल रहा है वो पुराने युगों से बिल्कुल अलग है। ये है द ग्रेट अवेकनिंग का समय, जहां पूरी दुनिया में लोग अपने इन्फिनिट सेल्फ को याद कर रहे हैं। अब हम समझ रहे हैं कि हम सिर्फ ये बॉडी या कैरेक्टर नहीं है, बल्कि इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है। और ये रियलाइजेशन, ये अवेकनिंग
एक बहुत ही डिवाइन और स्पेशल एक्सपीरियंस है। तो जब एक आत्मा एक प्रणालिका, एक प्लान के साथ धरती पर आती है, फिर पुनरपि मरणम, फिर वो मर जाती है, फिर वो एक प्लान के साथ पुनरपि जननम होता है, फिर वो वापस आती है। इतने सारे जन्मों का जो साइकिल है, ये जो फाइनल जन्म है उसमें क्या होता है? और फाइनली जब रीइंकार्नेशन नहीं होता, तो फाइनली वो आत्मा कहाँ जाती है? हाँ, आखिर में हर सोल रीइंकार्नेशन के चक्र से बाहर निकल जाता है, यानी अर्थ स्कूल से ग्रेजुएट हो जाता है। उसके बाद वो हायर डायमेंशंस में चला जाता है। ये डायमेंशंस फिजिकल नहीं होते, बल्कि उनकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई होती है। और जब वाइब्रेशन हाई होती है तो दुख और सफरिंग कम हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। वहाँ लर्निंग पेन से नहीं, बल्कि लव, पीस और जॉय के जरिए होती है। मुझे उन हायर डायमेंशंस के पूरे डिटेल्स नहीं पता, क्योंकि वो मेरे रिसर्च का मेन फोकस नहीं है। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि आखिर में हम सब यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं और उस हायर रेल्म में चले जाते हैं। तो जैसे हम हायर रियल में जाते हैं, कभी ना कभी एक समय आएगा जब हम सोर्स के साथ, जो हम जहाँ से हम आए हैं वहाँ हम चले जाएं। तो क्या हर एक आत्मा उस सोर्स के साथ मर्ज हो जाती है? देखिए, जब आपने सवाल में मर्ज शब्द का यूज किया तो उससे ये लगता है जैसे हम अभी सोर्स से अलग है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हम सब अभी भी इस वक्त भी सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, बस हमें उसका डायरेक्ट अनुभव नहीं होता, और वही एक इल्यूजन है। सच ये है कि हम कभी भी सोर्स से अलग हो ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के जरिए एक समय आता है जब हम अपने वननेस विद सोर्स को पूरी तरह से कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करते हैं। हर एक सोल अपनी यात्रा के किसी ना किसी दौर में इस एकता को पूरी जागरूकता से महसूस करेगा। दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग। किसी को पता ही नहीं होगा कि इतना डेप्थ है आत्मा में। एंड आई रेकमेंड एवरी सिंगल वन, प्लीज रीड द बुक, इट गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। तो मेरा अगला सवाल है कि क्या एक आत्मा धरती पर आने के लिए हर बार ही चुनती है? क्या ये पॉसिबल है कि वो नहीं आना चाहती, धरती पर जन्म नहीं लेना चाहती? बहुत सारी ऐसी सोल्स है जिन्हें अर्थ के बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने ना कभी सुना, ना ही वो ये जानती है कि ऐसी कोई जगह भी है। फिर कुछ और सोल्स है जो अर्थ के बारे में जानती तो है, लेकिन यहाँ आने की उन्हें बिल्कुल इच्छा नहीं होती। जैसे आपने कहा, अर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ लिमिटेशन और सफरिंग का अनुभव होता है, और कई आत्माएं ऐसे अनुभव से गुजरने का चुनाव ही नहीं करती, या उनको इन अनुभवों की जरूरत ही नहीं होती। जो सोल्स अर्थ पर आती हैं, उन्हें अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो बहुत एम्बिशियस होती है। उनका पर्पस होता है तेजी से सीखना, बढ़ना और इवॉल्व करना। अगर आपका इंटेंशन तेज ग्रोथ और इंटेंस लर्निंग का है तो अर्थ एक अद्भुत जगह है, क्योंकि यहाँ के एक्सपीरियंसेस की इंटेंसिटी आपको उस तेज स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए परफेक्टली मदद करती है। रॉब, आपने तो अर्थ को एलिवेट ही कर दिया है कि एक अलग ही लर्निंग स्कूल है अर्थ, एक्सेलरेटेड एवोल्यूशन के लिए। हाँ, बिल्कुल सही। जो सोल्स यहाँ आती है वो बहुत ही करेजियस और एम्बिशियस होती है। उनका पर्पस होता है अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन को तेजी से बढ़ना, सीखना और इवॉल्व होना। सो दिस सोल कॉन्सेप्ट इज सो डीप। ये आत्मा जो है, इसका जो अल्टीमेट उद्देश्य है, क्या है? क्या सीखने आती है? और फाइनली क्या लेकर जाएगी? ये मैं जानना चाहूंगी। सोल के नजरिए से देखा जाए तो इंसान के रूप में जन्म लेने का सबसे बड़ा उद्देश्य जागना, अपने अनंत स्वरूप को पहचानना, यानी उस किरदार से जागना जो हम दुनिया के इस नाटक में निभा रहे हैं, और समझना कि ये बस एक रोल है जो हमने खुद लिखा था अपने जन्म से पहले। हमारी असली पहचान टू इन्फिनिट सेल्फ है, चाहे आप उसे सोर्स कहे, गॉड कहे या लव। वही हमारा सच है, और इसी पहचान तक, इसी अवेकनिंग तक पहुंचना ही इंसान के रूप में आने का सबसे बड़ा मकसद है। बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी रॉब कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे आ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे सालों से इस स्टेट में जी रहे हैं। इस स्टेट से बाहर कैसे आए? अगर कभी किसी को लॉस्ट फील हो तो मैं कहूँगा, ये जो लॉस्ट फील करना है ना, ये भी तुम्हारे प्री बर्थ प्लान का एक हिस्सा है। तुमने जन्म लेने से पहले ही ये तय किया था कि जिंदगी के किसी फेज में, चाहे थोड़े समय के लिए या लंबी अवधि तक, तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, और
तुमने ये एक्सपीरियंस खुद चूज किया था क्योंकि ये दुनिया है ऑपोजिट्स के जरिए सीखने वाली जगह। जब तुम खो जाते हो तो वही अनुभव तुम्हें गहराई से ये समझाता है कि खो जाना क्या होता है। जैसे मैंने पहले कहा, इंसान के रूप में आने का सबसे बड़ा पर्पस है अपने इन्फिनिट सेल्फ को पहचानना, अपने अंदर के सोर्स को जगाना। लेकिन उस अवेकनिंग की असली गहराई तब समझ आती है जब तुम उसे पहले लॉस्ट होने का अनुभव करते हो। जब तुम जागते हो और रियलाइज करते हो कि तुम ही गॉड हो, तुम ही सोर्स हो, तो उस पहचान और लॉस्ट होने के अनुभव के बीच का फर्क इतना गहरा, इतना शार्प होता है कि वही तुम्हें सच में समझाता है कि सोर्स होने का मतलब क्या है। एक्चुअली इन माय एक्सपीरियंस हर बार जब मैं मेडिटेट करती हूँ, हर बार मैं कोई बुक पढ़ती हूँ या एक्सपीरियंस सुनती हूँ किसी का, हर बार मेरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता रहता है। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ व्यूअर्स जो मेडिटेट कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, व्हिच इज़ रीडिंग बुक्स और एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, समवेयर और द अदर उनका अंडरस्टैंडिंग कहीं न कहीं इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो रॉब, हमारे लास्ट पॉडकास्ट से अभी तक क्या चेंज हुआ आपके लाइफ में? लाइक हाउ डिड योर अंडरस्टैंडिंग चेंज एंड नाउ हाउ डू यू सी द वर्ल्ड? व्हाट आर योर लेटेस्ट इनसाइट्स? मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई नया इंसाइट है, लेकिन बस ये कहूँगा कि ये उस अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और जो बार-बार मेरी जर्नी और काम में सामने आई हैं, और वो ये है कि हम सब सोल्स असल में अनकंडीशनल लव की एनर्जी से बने। हम लव से बने हैं, लव के लिए बने हैं, लव के साथ बने हैं और लव ही हैं। मेरी तीनों बुक्स में जो प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में लिखा गया है, वो सब इसी अनकंडीशनल लव पर बेस्ड है, हर एक इंसान के लिए जो उस जर्नी का पार्ट है। कभी-कभी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हम खुद अपने लिए बहुत बड़े चैलेंजेस प्लान करते हैं, लेकिन अंदर से इसका असली मकसद सिर्फ कुछ ज़रूरी लाइफ लेसन सीखना होता है। सबसे कॉमन लेसन यही होता है, कैसे हम वैसे बने जैसे हम असल में हैं, यानी उस लव को जीना जो हमारा वास्तविक नेचर है। ये मैसेज बार-बार आता है हर सोल रिग्रेशन, चैनलिंग और मीडियमशिप सेशन में जो मैं करता हूँ। आत्मा हमेशा यही कहती है कि हम खुद प्यार हैं, और मैंने खुद भी इसे एक्सपीरियंस किया है। मुझे पता है ये सच है। ये जो सोल प्लान का जो नॉलेज आपने दिया है, दैट इज़ वन साइड। अब आपके जो नॉलेज को हम थोड़ा-सा एक ट्विस्ट देना चाहते हैं और जानना चाहते हैं थ्रू अ रैपिड फायर राउंड। थोड़े क्विक आंसर्स चाहिए होंगे ताकि आप दर्शकों को एक टेस्ट दे दें स्पिरिचुअलिटी का। आर यू रेडी? ओके। ओके, तो मेरा पहला सवाल है, क्योंकि आपने इतने सारे सोल प्लान्स सुना है, जाना है, तो पहला सवाल है कि क्या चैलेंज है जो हर एक आत्मा चुनकर आती ही है? एक चैलेंज है जो हर सोल चूज करती है। ये कोई स्पेसिफिक चैलेंज नहीं होता, बल्कि एक जनरल चैलेंज होता है, और वो चैलेंज है प्यार देना और लेना सीखना, ज़्यादा गहराई से, पूरी आज़ादी से और पूरी तरह से। यही असल में हर इंसान के जन्म का सबसे बड़ा पर्पस होता है। हम सब यहाँ आए हैं ताकि हम प्यार को और ज़्यादा गहरा, पूरी तरह और बिना बंधन के देना और पाना सीख सके। तो अगला सवाल है कि क्या एक आत्मा जन्म लेने के बाद अपना प्लान चेंज कर सकती है? ये चीज़ काफ़ी बार होती है, और सबसे कॉमन तरीके से ये तब होती है जब हम रात को सो रहे होते हैं। तब हम और हमारे लाइफ के इम्पोर्टेंट लोग अपने फिजिकल बॉडी से बाहर निकलकर अस्ट्रल या स्पिरिट बॉडी में नॉन फिजिकल रेल्म में जाते हैं। वहाँ सब मिलते हैं और बात करते हैं, कैसा चल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या हम वो सीख रहे हैं जो हमने जन्म लेने से पहले प्लान किया था। अगर जवाब हाँ होता है तो सब वैसे ही चलता रहता है, लेकिन अगर जवाब नहीं होता है तो हम वहाँ मिलकर डिसाइड करते हैं कि प्लान में क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि हम वो सीख पाए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। और ऐसे डिस्कशंस या सोल मीटिंग्स बार बार होते रहते हैं। क्या ज़्यादा चैलेंजिंग है, लाइफ को प्लान करना जो हम सोल लेवल पर करते हैं या इसको जीना? जीवन को जीना असल में काफ़ी मुश्किल होता है। जब हम अपनी लाइफ का प्लान बनाते हैं तब हम फिजिकल बॉडी में नहीं होते, हम नॉन फिजिकल रेल्म में होते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ प्यार और रोशनी होती है। वहाँ सब एक दूसरे से अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ना कोई फिजिकल पेन होता है, ना पैसों की चिंता, ना खाने पीने या घर की फिक्र। वो जगह एक तरह से पैराडाइज होती है। लेकिन जब हम शरीर में आते हैं
तो ये एक डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। जो लेसन्स हमने पहले प्लान किए होते हैं, उन्हें सीखना कभी-कभी बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन ये सब टेम्पररी है और सोल के नज़रिए से ये सिर्फ़ एक छोटी-सी मोमेंट है, लेकिन हाँ, लाइफ़ को जीना प्लान करने से कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। सोल प्लान की एक गलतफहमी जो आप इरेज करना चाहते हैं। मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो सोच है कि सिर्फ एक ही प्लान होता है और वो पत्थर की लकीर है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, एक प्लान ए ज़रूर होता है, लेकिन उसके साथ प्लान बी, सी, डी, ई और ऐसे कई और अल्टरनेट प्लान्स भी होते हैं। सोल प्लानिंग एक क्वांटम तरीके से होती है, एक ऐसे फिजिक्स के डायमेंशन में जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से परे है। बहुत सारे प्री बर्थ प्लान्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और वो क्वांटम फील्ड में लगातार बदलते रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ या फिक्स्ड है। तुम्हारी फ्री विल, तुम्हारे डिसीजंस ये तय करते हैं कि उनमें से कौन सा प्लान या एस्पेक्ट तुम्हारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में मैनिफेस्ट होगा। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एक डेली प्रैक्टिस जो आप कभी मिस नहीं करेंगे। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर पूछते हैं, मेडिटेशन का फ़ायदा क्या है? अगर आप गूगल पर सर्च करो, तो मेडिटेशन के 30 से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जिनमें से कई ऐसे होते हैं जो आपको सरप्राइजिंग लगेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मेडिटेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपका मन शांत होता है, तब आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और मास्टर्स जो आपको प्यार करते हैं और गाइड करते हैं, उन्हें मौका मिलता है आपके अंदर नए विचार और आइडियाज के बीज बोने का, जिन पर आप बाद में एक्शन ले सकते हो। अगर आप मेडिटेट नहीं करते, तो ज़्यादा चांसेस है कि पूरा दिन आप अपने ईगो के कंट्रोल में रहोगे और सबसे बुरा ये है कि आपको ये पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कोई अलग स्टेट या अनुभव ही नहीं होगा। इसीलिए अगर आप ईगो से ऊपर उठकर एक हायर इवॉल्व्ड लाइफ जीना चाहते हो, तो मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिस है। एक ऐसा ह्यूमन क्वालिटी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आज के समय में। अगर मुझे एक चीज़ चुननी हो, तो मैं कहूँगा काइंडनेस। आज दुनिया में इतनी वॉर्स, जजमेंट, नफ़रत और इंटॉलरेंस बढ़ गई है। लोग काइंडनेस की पावर को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि ये एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। आप पूरी दुनिया, पूरे प्लैनेट की वाइब्रेशन बदल सकते हो। सिर्फ अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ा-सा काइंड होना भी पूरी दुनिया पे असर डाल सकता है। आपको हज़ारों लोगों के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस अपने आस-पास के लोगों के साथ थोड़ा-सा काइंड होना ही बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है। लोगों को समझना होगा कि काइंडनेस की इम्पोर्टेंस कितनी गहरी है। दैट्स अमेजिंग। तो रॉब, हमारे दर्शकों के लिए एक ऐसा फाइनल मैसेज आपसे जानना चाहूंगी जिससे वो अपनी लाइफ को बहुत आसानी से जी सके। मैं सभी व्यूअर्स से बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ हम लाइफ़ के बड़े सवाल पूछ सकते हैं, जैसे हम यहाँ इस अर्थ पर किस लिए आए हैं? आज हमने जो बातें की, वो सब बहुत ही गहरी और ज़रूरी हैं, जिन्हें ज़्यादातर लोग अपनी बिज़ी लाइफ़ में इग्नोर कर देते। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, इस कॉन्वर्सेशन को ध्यान से देखिए, समझने के लिए अपना टाइम दीजिए और अगर ज़रूरत लगे तो कई बार दोबारा देखिए, ताकि ये बातें अंदर तक उतर जाएँ। सिर्फ़ इन आइडियाज़ को सुन लेना एक चीज़ है, लेकिन इन्हें अपनी लाइफ़ में जीना और अप्लाई करना एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। हर घंटे, हर दिन इन्हें अपनी लाइफ़ में लागू कीजिए। जब आप ये करते हो, तभी आपकी लाइफ़ बदलती है और वहीं से दुनिया बदलनी शुरू होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रॉब। दिस इज द सेकंड पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर बहुत सारे और आगे भी होंगे, क्योंकि ये जो विजडम आप शेयर करें, दिस इज प्योर स्पिरिचुअल साइंस विजडम। एंड ये जो हम हिंदी में लेकर आ रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। Yeah, thank you. It was a pleasure. You always ask really great questions. I always enjoy these interviews. Thank you for having me. It was really a pleasure. तो दर्शकों, दिस इज द पावर। तो दर्शकों, जैसे रॉब ने कहा, मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस वो अपनी डेली लाइफ में करते ही है। जितना भी उनके पास ज्ञान हो, ध्यान के साथ ही वो सिद्ध होता है। तो हम सभी के लिए भी यही मैसेज है कि वी आर ऑल सोल्स, जो हम एक धरती पर आ रहे हैं। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स है हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ना कि ह्यूमन बीइंग्स हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, हमें याद रखना है।
तो जितना हम ज्ञान पाले, ध्यान के साथ सप्लीमेंट करना ज़रूरी है, तभी वो हमारे लाइफ में प्रैक्टिकली हम कर पाएंगे, देख पाएंगे, उसको जी पाएंगे। दर्शकों, द पीएमसी शो का यही मकसद है, पीएमसी चैनल का यही मकसद है कि हम ये ज्ञान सिंपली आप तक पहुंचा सके। ये इंग्लिश स्पीकिंग मास्टर को हमने हिंदी में आप तक पहुंचाया। यही हमारा लक्ष्य है कि हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे ही ध्यान के द्वारा अपनी लाइफ को बदले और ज्ञान के द्वारा बदले। तो ऐसे ही पीएमसी हिंदी को देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें और पीएमसी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जी